हाय डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। सो आज एक न्यू और बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। सो प्लीज गाइस, जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैप्टर जो है आपका 5 है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, उसके अंदर ये एक चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज इसको पूरे चैप्टर को एक फ्लो में, एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ धीरे धीरे इसको आगे समझते हुए चलेंगे और आज पूरा चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा। आप अपनी बुक, कॉपी और पेन, रफ कॉपी और पेन आप अपने साथ लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। सो गाइस, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बीच में सेशन को छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जिससे आप तो एक फ्लो में पढ़ोगे। 2-2.5 घंटे तो आप बैठकर पढ़ ही सकते हो यार। फाइनली आपके 3 मंथ्स आपके रह गए हैं बोर्ड के एग्जाम होने में। तो 3 मंथ्स अब आप सभी कामों को, जो फालतू के काम जो अब तक आप करते हुए आ रहे थे कि इधर थोड़ा बहुत 1 घंटे पढ़ लिए, चल यार दोस्त की कॉल आ गई, थोड़ा गेम खेलने लग जाते हो या फिर इधर उधर घूमने चले जाते हो, अब बाकी के सभी काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि 3 महीने हैं। 3 महीने पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप 3 महीने पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेते हो तो लास्ट के 3 महीने बाद जब आप पेपर देने जाओगे, तो आप पेपर जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बूस्टअप मिलता है अगर आप एक फ्लो में पढ़ते हो, एक फ्लो में और एक थोड़ा टाइम दे करके पढ़ते हो। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक नहीं है कि 40 मिनट में आप पढ़ने बैठो और आप बहुत अच्छा उसको पढ़ पाओ या फिर अच्छी से रिवीजन कर पाओ। ऐसा टॉपिक मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे क्या मांगता है? रिवीजन मांगता है, और रिवीजन आप 40 मिनट में नहीं, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा उसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो आज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत अच्छे से समझते हुए धीरे धीरे। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने शुरुआत से भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, वैसे तो ये जो वन शॉट वीडियोस यानी आपकी मैराथन क्लासेस होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे रिवीजन का ही एक पैटर्न समझकर चलते हैं, लेकिन और जो पढ़ाते हैं उनके में रिवीजन का पैटर्न आप समझ सकते हो। लेकिन कोई बंदा अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर नया आया है और वो पढ़ने आया है और रिवीजन वीडियो, वन शॉट वीडियो देख रहा है, तो उसको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा। यानी कि जो न्यू पढ़ने आया है, एज इट इज रिवीजन के लिए नहीं आया है, वो पढ़ने के लिए आया है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ सकता है, क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हिंदी में वर्ड की बात करूं तो ये होता है समांतर श्रेणी। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप समझते कैसे हैं? कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें कोई सेम नंबर या तो आप ऐड कर रहे हो या फिर सेम नंबर आप उसमें से माइनस कर रहे हो। ऐसी अगर कोई सीरीज जिसमें बराबर का डिफरेंस चल रहा हो, तो वो आपकी अरिथमेटिक सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल में अगर समझूं ऐसे कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर वाली सीरीज, समान अंतर वाली सीरीज आपकी क्या होगी? समांतर श्रेणी। फॉर एग्जांपल समझते हैं कुछ, वैसे बहुत सिंपल है इसको समझना। जैसे मैंने लिखा 2, 5 और कितना 8, 11। अब देखिए कितने का डिफरेंस है। इसके अंदर भी मैंने 3 को ऐड किया, इसके अंदर भी मैंने 3 को ऐड किया, इसके अंदर भी मैंने 3 को ऐड किया। ऐसे ही मैं डॉट 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 आगे की ओर बढ़ाता चलूं तो ये क्या है? एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? एक एपी है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर वे में एक नंबर ऐड हो रहा है, वो भी सभी नंबर जो प्रोसेस पहले टर्म्स के बीच में हो रही है, पहले और दूसरे टर्म्स के बीच में हो रही है, वही प्रोसेस दूसरे और तीसरे के बीच में, वही प्रोसेस तीसरे और चौथे के बीच में। यानी कि सेम प्रोसेस अगर सभी टर्म्स के बीच में हो रही है तो वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अब आप ये सोचो कि सर इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है या डिवाइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको या तो कोई नंबर ऐड होगा या कोई नंबर माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं मिलता है आपको। या तो ये आपको
नंबर ऐड होते हुए चलेंगे या तो इसमें ऐड नंबर माइनस होते हुए चलेंगे। एक प्रॉपर वे में आपके माइनस हो रहे हैं, एक प्रॉपर सिस्टम से ये प्लस हो रहे हैं। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर होता हो, या तो संख्या जुड़ रही हो या संख्या घट रही हो, तो वो आपकी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। अब क्या समझना है सर इसमें? अब क्या है डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है? तो मैं एक बात करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखता हूँ इसका। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सर? तो मैं लिख देता हूँ उसको। चलिए, ये होता है ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, देन डॉट 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 डॉट। यानी एक इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी आपकी कैसी होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। सब में क्या हो रहा है? डी का एडिशन हो रहा है। सब में डी का एडिशन। ए में डी को जोड़ा, फिर ए प्लस डी में डी को जोड़ा तो ए प्लस 2d हो गया। ए प्लस 2d में डी को ऐड किया तो ए प्लस 3d हो गया। ए प्लस 3d में डी को ऐड किया तो ए प्लस 4d हो गया। इट मींस कि ये आपकी एक प्रॉपर वे में समांतर श्रेणी जो कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये कहलाता है। यानी इसको बोलते हैं हम, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, इसमें अब ये ए क्या है इसको समझते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि सर ये क्या, ये ए वाला मतलब मैटर क्या है? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। ये आपका पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको। जैसे कि अब मैं सीरीज में बात करूंगा, सर आपका ये फर्स्ट टर्म क्या है? तो सर बोलोगे आप ए है, यानी 2 है। इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर? इसमें फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म तक आपकी बात क्या हो गई? क्लियर। अब क्या बात करते हैं? देखिए अब क्या बात करते हैं? अब है आपका सर ये तो समझ में आ रहा है कि ये आपकी जो आपने कहा कि ये इस सीरीज के अंदर, ये मैंने स्टैंडर्ड सीरीज लिखी थी, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि सर ए प्लस बी प्लस 2d है, डी सब में ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये बात। ए क्या था? ए भी मैंने समझा दिया, ये फर्स्ट टर्म है। इसमें डी क्या है? अब डी को समझते हैं। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट है। आप इसको सेम डिक्टो अपनी कॉपी पर लिखोगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बुक से आप सभी चीजों को नहीं एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते। तो मैंने जो है आप हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप सभी चीजों को धीरे धीरे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आपको समझते हुए चलने हैं। तो आपके नोट्स भी आपको प्रॉपर वे में तैयार हो जाएंगे, जो कि शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको काम आएंगे। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब बात करते हैं डी की। तो डी क्या होता है? डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस। इसको इसको रिप्रेजेंटेशन किस चीज से करते हैं सर? डी से करते हैं। अब डी सर होता क्या है? ये तो प्रॉब्लम हो गई। डी क्या होता है? तो डी होता है आपका T2 माइनस T1। अब सर क्या होगी सर? ये डी तो समझ में आ नहीं रहा है, और इसमें टी कहां से आ गया मैं बताता हूं। T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, टर्म यानी टी से फर्स्ट टर्म। T2 का मतलब है सेकंड टर्म, T3 का मतलब है थर्ड टर्म, T4 का मतलब है फोर्थ टर्म। इसको रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है, इस वजह से मैंने इसको T2 और T1 में किया। अब वैसे बेसिकली अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में समझाऊं कि डी कैसे क्या होता है, तो डी होता है कॉमन डिफरेंस। इसके जो सीरीज बनाई है मैंने, इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है। जैसे कि मैंने ये सीरीज बनाई थी 2 और 5। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या था? 3 का था। 3 3 3, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना बन गया? 3 बन गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको रेगुलरली अगर पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है इसमें, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, T2 माइनस T1। तो इसमें कितना निकल कर आएगा? 5 माइनस 2। तो कितना निकल कर आया? 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया सर? सर कितना हो गया? 3 हो गया। सर क्लियर? सभी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। ए समझ में आया, डी समझ में आया, टी भी समझ में आ गया। सर क्लियर हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देन फर्स्ट टर्म, देन कॉमन डिफरेंस। इसको आपको रिमेंबर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ सकते हो इसको आप, इसलिए आपको याद रखनी है, आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी। बहुत ही अच्छा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल भी हम करेंगे, देखना आप। ये आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सीरीज, सभी चीजें क्लियर हुई। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते। और मुझे बता दीजिएगा अगर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो तो उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। मेरे हिसाब से तो मैं धीरे धीरे ही समझाते हुए आपको चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप थोड़ा सा स्पीड में हो, तो मैं इसको स्लो कर सकता हूँ। ठीक है, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। न्यू टॉपिक एक और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं आपको कि अगर आप एक पूरा सेशन कंप्लीटली देख लेते हो ना, आई सपथ आपको कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे यूट्यूब पर आपको उधर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा सेशन एक शिद्दत से ले लेते हो। मतलब समझ में आ रहा? शिद्दत का मतलब एक प्रॉपर वे में कि हाँ हाँ सॉरी हाँ कि मुझको ये पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद मुझे पूरा सेशन देखना है, प्रॉपर एक सिंसियर तरीके से मुझे इसके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और समझते हुए चलना है। अगर इस तरीके से आप पूरा सेशन देख लेते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए देखिए। अब अगला जो टॉपिक डिस्कस करना है हमको, वो करना है हाउ टू चेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हाउ टू चेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सीढ़ी कौन सी है कौन सी नहीं है, इस चीज को कैसे चेक करेंगे। चलिए अब समझते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 5 10 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट। बताइए सर ये एपी में होगी या नहीं होगी। अब देखिए, वैसे तो मैं आपसे बात करूं कि आपको अभी समझ में आ चुका है एपी क्या चीज है, तो आपको देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। मैंने कहा कि डिफरेंस सेम होना चाहिए तो एपी में होगी। आप देख कर ही बता सकते हो डिफरेंस सर सेम है, 5 18 15 20 है, डिफरेंस सेम है। पर चेक करने के लिए अब कोई हर एक सवाल तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देखने के बाद ही डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको कि हाँ डायरेक्ट एपी में, या डायरेक्ट कह सको कि ये डायरेक्ट एपी में नहीं है या एपी में है। तो कुछ कुछ के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ। आपको करना है T2 माइनस T1 T3 माइनस के T2। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो इसको, ये आपको लगाना है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस के T2। अब ये तो समझ में आ रहा है कि T1 T2 T3 क्या चीज है। T1 यानी फर्स्ट टर्म, T2 यानी सेकंड टर्म, T3 यानी थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। T2 की जगह पर 10, T1 की जगह पर 5, T3 की जगह पर 15, T2 की जगह पर 10। ठीक है, अब 10 माइनस 5 करोगे तो 5, 15 माइनस 10 करोगे तो 5 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। अगर इक्वल नहीं आता तो एपी नहीं है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, और समझ में भी आया कि कौन सी चीज एपी होगी कौन सी चीज एपी नहीं होगी। अब देखिए एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं इधर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और लेता हूं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन लिखा मैंने 0.3 0.33 0.333। अब तीन ये लाइंस लिख दी है, मैं डॉट 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 करके लिख दिया। अब बताइए क्या एपी होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताइए। तो सिंपल, हमने तो इतना ही फॉर्मूला पढ़ा है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। ये हो जाएगा T1 T2 T3। ठीक है, इधर लिख देता हूं इसको। फॉर्मूला है T2 माइनस T1, इसका मतलब हो गया कि 0.33 माइनस के 0.3 इक्वल टू T3 माइनस T2। 0.333 माइनस के 0.33। ठीक है, माइनस करके देख ले एक बार। सर 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 माइनस करना आता है हमको, आसानी से सर कर लेते। इसके पीछे 0 मान लेते, 3 में से ये बचा इधर, इधर इसको माइनस करने पर ये आपका बचा कितना 0.03। ठीक है, ये कितना बचा आपका 0.03। अब सर इसको माइनस कर लेते हैं। 0.333 में से माइनस करना है 0.33 को, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में 3 0, 3 में 3 0। इधर सर आ रहा है 0.03, इधर आ रहा है सर 0.003।
तो क्या ये आपस में बराबर है? और सर 10th में आ चुके हैं, इतना तो समझ में आता है कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। ये 0.003 है और ये 0.03 है, तो आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या है, ये एपी नहीं होगी। तो इस तरीके की सीरीज एपी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा और सिंपल कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज एपी में है, कौन सी चीज एपी में नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चेक कैसे करना है, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है d = t2 - के t1। इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस ए और चेक कैसे करना है, ये तीनों चीजें हमारी खत्म हुई। टॉपिक इनके एंड हो गए कि चेक कैसे करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने के लिए प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इस दोनों क्वेश्चंस को आप डिटेल में नोट जरूर करिएगा कि इस तरीके से सर ने बताया, जिससे कि आपको अगर रिवीजन करने बैठते हो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हाथ पे जो आपने लिखा है उससे ही आप रिवीजन कर सकते हो। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, कुछ दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने बोर्ड पर, ठीक है। ये आपके एपी से रिलेटेड है, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सके, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। तो पहला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, वैसे तो ज्यादातर ये नहीं इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आता कि बताइए, अब इतना हलवा वाला तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर एग्जामिनर ने पूछ लिया बताइए एपी में है या नहीं, 2 नंबर लेके चले जाए भाई एपी में बता दे है कि नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा भाई, सिंपल है, बहुत आईक्यू लेवल लगा सकते हो आपके। ऐसा क्वेश्चन तो आप 10th क्लास में नहीं पूछेगा। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कौन सी चीज एपी में होती है, कौन सी चीज नहीं होती है। पर लेकिन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 5x + 2 4x - 1 x + 2 आर इन एपी। मतलब ये जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 5x + 2 4x - 1 x + 2 आर इन एपी। अब ये जो दिया हुआ है तीन टर्म्स, ये एपी में है। 5x + 2 4x - 1 x + 2 आर इन एपी, इसका मतलब ये एपी में दिए हुए हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू x के लिए एपी में होंगे, ये चीज आपसे पूछे और ऑप्शन में दिए होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको 2 नंबर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया हो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि बताइए x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये तीनों टर्म्स एपी में है। तो अब हम क्या जानते हैं, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी, अभी अभी तो हमने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, एक भी शुरुआत ही है अभी एपी की, अभी एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि x की वैल्यू बता दीजिए। सर अब करना कैसे है, प्रॉब्लम होगी नहीं। तो सिर्फ हमने क्या पढ़ा कि एपी को चेक कैसे करते हैं, वही चीज पढ़ी हमने। तो इसी में उसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि 5x + 2 4x - 1 x + 2, 5x + 2 4x - 1 और x + 2 आर इन एपी में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है। तो t2 - t1 = t3 - t2, यही तो पढ़ा आपने, अभी तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो t2 - t1 और t3 - t2 अप्लाई कीजिए। 4x - 1 और t1 हो गया 5x + 2 और t3 x + 2 - t2 4x - 1। अब कैलकुलेशन तो सर हमारी बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन अभी तक इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो कैलकुलेशन तो अच्छी बनी हुई है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 4x - 1 ये हो जाएगा 5x - 2 x + 2 4x + 1। 4x में से 5x को माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और -2 और -1 कितना होता है, -3। x में से 4x को माइनस करेंगे तो -3x बचेगा, और 2 और प्लस कितना होता है 3। अब x वाली टर्म्स को x की तरफ और जो बिना x वाली है उसको इधर कर देते हैं। तो ये माइनस के x प्लस के 3x, इधर 3 प्लस के 3x और माइनस वाला x कितना हो जाएगा 2x, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इसको इससे माइनस कर देते तो इतना हो जाएगा x बराबर 3। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई सर, यहाँ से x की वैल्यू सब 3 निकल कर आई। इसका मतलब अगर आप इस x की वैल्यू में 3 पुट करोगे इस x की जगह पर, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं एपी में होंगी।
इस तरीके का क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिए, क्वेश्चन का वेटेज और इस क्वेश्चन की स्टेटस देखने के बाद आपको समझ आ गया है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, 101% आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ। चलिएगा, अब मैं देखिए इसको मिटा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो अब एपी में है या नहीं है, इनको तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। ये तो करना हम पे आ चुका है, T1 T2 और T3 लगा दीजिए, T2 माइनस के T1 और T3 माइनस के T2। तो T2 यानी कि माइनस के 7 और T1 यानी कि प्लस का 11 हो जाएगा। माइनस माइनस T3 कितना है, माइनस के 3 और माइनस के T2 कितना है, प्लस के 7 हो जाएगा। माइनस 7 प्लस के 11 कितना होता है, 4, और 7 माइनस के 3 कितना होता है, 4। इसका मतलब सर ये कैसे है, एपी में है। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, देखिए एपी में कौन सी चीज है या नहीं है, इससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछता है, या तो सिंपल ऐसे पूछेगा कि 3 नंबर्स 4 नंबर्स दे देगा, पूछ लेगा एपी में होंगे कि नहीं होंगे, आसानी से कर सकते हो। या फिर आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि 5x + 2 4x ऐसे x करके पूछ सकता है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, कि अगर ये एपी में है तो आप एपी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। इससे ज्यादा आपको इस छोटे से पिद्दी से कॉन्सेप्ट से इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ जो आपकी किताब में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और काफी सारे क्वेश्चंस भी इससे पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो और आसानी से क्लियर ट्रेंड्स मिल रही हो, यही बस मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है आपका वो है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म मींस कि इसका nth टर्म क्या होगा। अगर आपसे पूछता है कि जैसे एक मैंने सीरीज लिखी, उसका 30वां पद क्या है, 20th पर टर्म्स कितना होगा, 5th टर्म कितना होगा, 10th टर्म कितना होगा, ये सभी चीजों के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तब आप कैसे सॉल्यूशन दोगे इस चीज का। देखिए nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, वैसे मैं लिखूं उसको कि a स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है, a + d a + 2d। आप देखिए मैं क्या करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक कम करते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ a + 3d a + 4d डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, कि जैसे मैंने बात की यहाँ पर फोर्थ टर्म, आप ठीक से देखिएगा फोर्थ टर्म। अब आप गिनिए फोर्थ टर्म कौन सा आता है, 1 2 3 4। फोर्थ टर्म कौन सा है आपका, a + 3d। अब अगर मैं बात करूं आपसे फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, तो a + 4d। इसका मतलब जिस टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं उससे एक कम करके अब d को लिखा जा रहा है। फोर्थ टर्म बात की तो मैंने 3d को लिया, फिफ्थ टर्म की बात की तो मैंने 4d को लिया। जिस भी टर्म की आपकी बात आपसे बात करता है उससे एक कम टर्म लेना होगा आपको। जैसे कि मैं लिखता हूं इस जगह पर कि किसी एपी के अंदर आपको 15th टर्म याद करना है, ठीक है। 50वां टर्म की अगर मैं बात करूं आपसे, 50 टर्म वाले की बात करूं तो 50 टर्म कौन सा होगा आपका, तो आप लिखोगे सर a + 49d होगा, यही तो लिखोगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि nth टर्म कौन सा होगा, तो अब सर nth टर्म सर मैं क्या लिखूं, nth टर्म लिख दूं सर, ठीक है लिख दीजिए nth टर्म। अब तो आपको पता चल गया कि क्या लिखना है मुझे इसके आगे, nth टर्म। सर इसके आगे मुझे अब क्या लिखना है, सर nth टर्म के आगे लिखना है मुझे a प्लस, अब सर 50 थे तो 49 कर दिया, अब n है तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा सिंपल है, तो n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला बनकर निकलता है।
आप सर कहोगे कि ये सब झमेला याद करना पड़ेगा, कोई कोई क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, नहीं झमेला ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको ये सिंपली याद हो, बस कंसेप्ट याद होना चाहिए कि क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म क्या होता है सर सीरीज का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसको हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं या फिर nth टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। a प्लस एन माइनस वन, जहां पर आपका जो a होता है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म, d होता है आपका क्या होता है सर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, और n क्या होती है सर, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, किस नंबर के बारे में बात चल रही है। जैसे 50वें के बारे में बात चल रही है तो आपको 50 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 100वें पद के बारे में बात चल रही है, 100वें टर्म्स के बारे में, तो आपको 100 लिखना पड़ेगा इस जगह पर। वो सभी आपको चीज कॉमन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, उस तरीके से आपको काम करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से फॉलो करने हैं, ये यानी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको फॉलो कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन की कोशिश करते हैं कुछ करने की, जिससे कि ये समझ में आए कि ये चीज आखिरकार है क्या, ठीक है। nth टर्म का हमने फॉर्मूला लिख लिया, ए और डी के बारे में हमने समझ लिया। अब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा एपी, एपी है हमारे पास 5 7 9 डॉट 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 डॉट, अब डॉट डॉट करके कहां तक जाती है नहीं पता, लेकिन है क्या है आपकी एपी। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है देन फाइंड 15th term, 29th term, 100th term एंड nth term। अब ये सभी चीजें आपको निकालनी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे सर आप, 15th टर्म, 29th टर्म, 100th टर्म और nth टर्म। तो सबसे पहले अगर टर्म्स के बारे में आगे की ओर बात कर रहा है, आप देखिए मैंने तो लिखा है सिर्फ 3 टर्म्स को, लेकिन ये डॉट 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 का मतलब क्या है, ये एंड तक चल रहा है, कहां तक चल रहा है नहीं पता हमको, सिर्फ ये जो पूछा गया हमको उसके बारे में बात करनी है। अच्छा चलिए बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर, मैं सबसे पहले करूंगा कि मुझे a की वैल्यू को पता होना चाहिए। सर a की वैल्यू है 5। अब सर d की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, d की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 7 माइनस के 5, ठीक है। कितनी हो जाएगी 7 माइनस 5, तो d की वैल्यू कितनी होगी सर 2, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5। अब पूछा है 50वां टर्म, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हुआ चलता हूँ। 15th टर्म, 15th टर्म का मतलब क्या होता है सर, a प्लस 49d होता है। अभी अभी आपको बताया था जस्ट 1 मिनट पहले कि आपको क्या करना है, कम करके लिख देना है, ठीक है। तो a की जगह पर हो गया 5 और 49 इंटू डी की जगह पर 2, 49 दूरी 98, 98 और 5 कितना होता है 103, ठीक है। 98 प्लस 5 103 हो गया। अब क्या 29th टर्म, 29th टर्म, 29th टर्म का मतलब सर 2 प्लस 28d होता है, एम आई राइट, ठीक है। अब a की जगह पर 5, 28 इंटू डी की जगह पर, डी की जगह पर सर 2 लिख दीजिए, ठीक है सर। 28 इंटू 2 56, देन 56 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना 61। सर सही है, बिल्कुल सही है। 29th टर्म है तो आपको a प्लस 28 लेना पड़ेगा। अब सर 100 टर्म निकाल कर बता दीजिए फटाफट से, वॉरियर्स देखते हैं कौन कितना स्मार्ट है, अब तक समझ चुका है बातों को, बोर्ड पर नहीं देखेगा अपनी कॉपी पर सॉल्व करेगा। 100th टर्म, 100th टर्म कितना होता है a प्लस 99d, a प्लस 99 इंटू डी, डी कितना है सर 2 है, और a की वैल्यू में नहीं लिखी सॉरी 5, 99 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा सर 9 18 की 8 से लगी 1, 9 18 1, 9 18 19, 198, 198 और 5 कितना होता है 203, ये लीजिए सर। अब सर 15th, 29th एंड 100th इन तीनों टर्म्स को निकालिए सर। अब nth टर्म निकाल दीजिए सर, nth टर्म और निकाल देते हैं। चलिए
ए एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पर 5 लिखोगे, एन की जगह पर एन ही रहने दोगे सर, क्योंकि एन तो हमको नहीं पता क्या है। शायद हो सकता है आपको ना दिख रहा हो इस जगह से, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की जगह पर है 5 प्लस एन की जगह पर है आपका कुछ भी नहीं, सिर्फ एन के बारे में बात चल रही है, तो डी की जगह पर है आपका 2। ए एन बराबर कितना निकल कर आ गया सर? ए एन बराबर निकल कर आ गया सर 3 प्लस 2n। 3 प्लस का 2n निकल कर आपके पास आ गया। तो ये है आपकी nth सीरीज, यानी nth टर्म निकल कर आ गया, नहीं लास्ट टर्म निकल कर आ गया आपका nth टर्म, 15th टर्म, 29th टर्म, देन ऑल ओवर जो पूछा था वो सभी निकाल दिया। और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करना है। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू nth टर्म, 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले इसका सॉल्यूशन लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे। यानी nth टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ सके nth टर्म का पूरा कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन, a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, तो an की वैल्यू कितनी होगी? तो अब सर an की वैल्यू कितनी होगी? a बराबर 7 है, b बराबर 3 है, n बराबर 8 है, तो an कितना होगा? तो फॉर्मूला है सर an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो an ही निकालना है हमको। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। तो a की जगह पर 7 प्लस n की जगह पर 8 माइनस वन इंटू डी की जगह पर 3। an बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3। an बराबर 7 प्लस 7 या 21, an बराबर निकलेगा 28। तो इसका nth टर्म कितना होगा? 28। यानी पहले क्वेश्चन में जो an पूछा था उसका आंसर कितना आएगा? 28। सिंपल है, a d और n दी हुई थी, हमको सिर्फ an पूछा था, तो an का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। अब बात करते हैं सेकंड की वाली। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 18। n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1। और d इसके अंदर पूछा गया है, तो मैं d को यहीं पर छोड़ देता हूं, जैसा ही है इस क्वेश्चन के अंदर वैसा ही इसको छोड़ देता हूं। 18 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस के 18 इंटू 9d। 9 से 9 कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 2। तो d की वैल्यू कितनी निकल कर आई दूसरे क्वेश्चन के अंदर? माइनस के 2। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बताइए इसके अंदर कुछ भी करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन है विच टर्म्स ऑफ एपी 21, 18, 15 इज माइनस के T1। यानी कि ऐसा कौन सा टर्म्स है, ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म्स है इस एपी में बढ़ाने पर 10वां है, 20वां है, 40वां है, 50वां है, इस एपी को जब मैं आगे की ओर प्रोसीड करूं, आगे की ओर बढ़ाऊं, तो ऐसा कौन से टर्म्स है जिस पर माइनस का 81 आएगा? 30वें पर आएगा, 50वें पर आएगा, 100वें पर आएगा, कौन से टर्म्स पर आएगा? तो यानी इसका मतलब हमको नहीं पता कि कौन से टर्म्स की बात कर रहा है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखने की ओर चलते हो तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो मैं सिंपल इसमें यही बताऊंगा आपको कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे कहे कि विच टर्म्स ऑफ एपी, तो आप कहोगे लेट करके कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म्स ऑफ एपी, ऑफ एपी। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी टर्म है एपी का, तो मैं कहूंगा सर nवां टर्म है एपी का, यानी nth टर्म है एपी का। तो nth टर्म है, तो इसका मतलब n की वैल्यू तो हमको यहाँ पर निकालनी है, तो nth टर्म है ये, तो मैं मान लूंगा कि an बराबर माइनस के 81 है।
अगर ये nth टर्म मैंने माना है तो इसका मतलब ये फाइनल an की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ये पता नहीं है कौन सा वैल्यू है किसका, कौन का टर्म है ये, तो मैंने मान लिया कि ये nth का टर्म है। तो nth बराबर -81 है। अब a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, a की वैल्यू है 21 और d की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, d की वैल्यू है -3, क्योंकि 18 में से 21 जाएगा तो -3 बचेगा। सॉल्व करोगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर -81, a की जगह पर 21, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 3। इधर 21 को ट्रांसफर करते हो तो -81 और -21 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 और 20 कितना होगा 100, 102। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 1 को इधर लेकर आओगे तो 34 प्लस 1 इक्वल टू 1, n बराबर 35। n की वैल्यू कितनी आएगी 35। इसका मतलब कि ये जो माइनस का 81 है, अगर मैं सीरीज को बढ़ाता हुआ चलूंगा तो ये 35वें नंबर पर जाकर यानी 35वें नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही धीरे धीरे चलूंगा तो 35वें नंबर पर माइनस का 81 पक्का आएगा। तो इस वजह से इस सीरीज में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा टर्म्स होगा, तो आप कहोगे nth टर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है गाइस। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं nth टर्म से, जो कि पेपर में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उसको भी लिया हुआ है। यानी आपके प्रीवियस 5 ईयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके nth टर्म से पूछे गए थे उन सभी को मैंने उठाया है, जिससे आपको समझ में आ सके कि कॉन्सेप्ट आखिरकार nth टर्म का क्या है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं nth टर्म से रिगार्डिंग। चलिए, 2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका डिस्कशन करते हैं जो बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सीरीज ऑफ एपी whose थर्ड टर्म 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। आपको सीरीज बतानी है एपी की कि ऐसी कौन सी सीरीज है जिसका थर्ड टर्म दिया है 5 दिया है और सेवंथ टर्म दिया है 9। तो आपको सीरीज के बारे में बताना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है, इस वजह से ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखोगे आप इसका क्या है, फाइंड द सीरीज ऑफ एपी। एपी की ऐसी कौन सी सीरीज है हुज थर्ड टर्म। असल थर्ड टर्म है तो आपको क्या समझ में आता है थर्ड टर्म से, सर हमको ये समझ में आता है कि थर्ड टर्म है तो हमको इतना पता चलता है कि a प्लस 2d के बारे में बात चल रही है। थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d बराबर 5 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सर सेवंथ टर्म 9 है, सर सेवंथ टर्म से क्या पता चलता है, सर सेवंथ टर्म से पता चलता है कि ये इतना दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। साइमल्टेनियसली इसको दोनों को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको मेथड अच्छे से आता है आप उससे दोनों को सॉल्व करोगे और a और d की वैल्यू निकालोगे इन दोनों इक्वेशंस में से। मैं क्या करता हूं, इन दोनों इनमें से माइनस कर देता हूं, इस a कैंसिल, 2d माइनस के 6d, इधर हो जाएगा 5 माइनस के 9, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 1। d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। अब d की जो वैल्यू आई है उसको पुट इन कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करता हूं तो a प्लस 2 इंटू डी की पावर 1 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब देखिए a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 1 है, a और d निकल आई। तो अब जब आपके पास a है d है तो आपको सीरीज बनाने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल भी सर नहीं, 1 मिनट में बना देंगे सीरीज, क्योंकि सीरीज होती क्या है हमको पता है, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की सीरीज होती है हमको। तो सर a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज क्या निकल कर आएगी 3 4 5, आगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। तो कैसी सीरीज है सर, ये सीरीज है आपकी, सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है, 3 4 5 6 7।
यानी आपको दो टर्म्स के बारे में डिस्कशन, जब दो टर्म्स के बारे में जब आपको कोई भी चीज गिवन है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे कि a + 2d = 5, a + 6d = 9, एंड देन सॉल्व किया, a और d की वैल्यू निकाली और देन सीरीज को निकाल दिया। बहुत अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। इस डिब्बे वाले को, फिल इन द ब्लैंक्स वाले को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को लिया है। nth टर्म से रिगार्डिंग जितने भी पूछा जा सकता था आपसे, मैंने इसको सॉल्यूशन लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाए तब आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, ये -3 नहीं है, प्लस का 3 है। चलिए तो 1 2 3 और 4, एक डिब्बा खाली है, फिर दूसरा टर्म दिया है, तीसरा डिब्बा खाली है, फिर चौथा टर्म दिया है। अब सर कहोगे सर ये चीज क्या है आखिरकार, समझ में तो नहीं आ रहा। पहले क्वेश्चन की तरह होता कि 6 टर्म यानी कि 6 टर्म के बारे में बात करता तो मैं a + 5d लिख सकता था, और 4th टर्म के बारे में बात करता तो मैं a + 3d लिख सकता था। अब सर ये क्या है, इसको मैं कैसे करूं? तो सर आपको अच्छे तरीके से याद हो और या फिर अच्छे आपको पता हो कि कोई भी चीज अगर आपसे सीधी तरीके से नहीं पूछी गई है तो उल्टी तरीके से पूछी गई है इसमें, लेकिन चीज वही है जो आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए इसमें भी आपको थर्ड टर्म कहा गया था, जबकि कहा गया है आपसे इसमें ये चीज कहा नहीं गई है, इसमें ये चीज आपको दिखाई जा रही है। कैसे? पहला टर्म, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म कितना है 13 है, दूसरा टर्म अगर 13 है तो इसका मतलब ये है कि a + d = 13 है। ये चीज कहीं नहीं गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि ये दूसरा टर्म है। सिर्फ हमको अपने एक्सप्लेनेशन के साथ, अपनी समझदारी के साथ सॉल्व करना है कि सर ये दूसरा टर्म है, a + d = 13 है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है, इसका मतलब a + 3d = 13 है, सॉरी 3 है। ठीक है, अब ये इतना मिल गया। अब तो सर एलिमिनेशन लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, d - 2d - 2d, 13 - 3 + 10, d बराबर आ गया -5। d का वैल्यू समीकरण 1 में रख दूंगा, तो d का मान जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो -5 = 13, ये बराबर आ जाएगा 80। अब सर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दीजिए। सर बिल्कुल करेंगे। फर्स्ट टर्म की जगह पर तो 18 आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, तो थर्ड क्या होता है सर, a + 2d तो होता है थर्ड। a की जगह पर आप 18 लिख दोगे, 2 d की जगह पर आप -5 लिख दोगे, 10, a की जगह पर, इसकी जगह पर 8 आ जाएगा। कितना सिंपल, कितना इजी था, कुछ भी तो नहीं किया ना। सिर्फ आपको जो चीज दिखाई जा रही थी उसको आपको अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके nth टर्म से रिगार्डिंग क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था nth टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ गया। और लगभग 1 घंटे का इसी लगभग 40 मिनट लगा लगभग लेक्चर भी आपका nth टर्म के बारे में डिस्कशन में ही निकल गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और लास्ट टॉपिक है एपी। आपके 10th क्लास के अंदर ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटे से फॉर्मेट के अंदर दी हुई है, उसको हम समझते हैं और एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। लगभग इसको भी आपको 30 से 40 मिनट का एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि मैंने आई होप आपको ये nth टर्म तो इतने अच्छे से समझ में आ गया कि अब आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हो। फिल ब्लैंक्स का आएगा तब भी कर लोगे, इस तरीके से आएगा तब भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, इट्स माय प्रॉमिस। कोई प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपको मेरे ग्रुप से जुड़कर आप अपने क्वेश्चन को पुट अप कर दीजिएगा। आपका 2 घंटे या 1 घंटे, 2-3 घंटे के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और एक काम जो आपको करते हुए चलना है। सो गाइस, आई होप आपको सभी कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ रहे हैं। रेगुलरली आपको वीडियोस मिल रही है, तो वीडियो भी आपको पसंद आ रही है। प्लीज गाइस, अपनी एक्सप्लेनेशन जो पसंद है, कि मेरी समझ में आए कि आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, वो जब भी समझ में आएगा मुझे कि आप वीडियो को लाइक करोगे और आप वीडियो को कमेंट करके बताओगे कि कैसा आपको सेशन लगा। उस हिसाब से मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो मैं अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका एपी के अंदर कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी आपके एन टर्म्स यानी एन टर्म्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10 टर्म्स हो सकता है, 20 टर्म्स हो सकता है, एज इट इज आप कुछ भी सॉरी कुछ भी ले सकते हो आप। तो एन टर्म्स है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का आपको योगफल यानी कि श्रेणी के कुछ पदों का यानी एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर अब मैं आपसे ये कहूं कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दूं इसी टॉपिक के अंदर, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, कैसे निकल कर आएगा, इन सभी बातों से आपको कोई भी मतलब नहीं है। देखिए मैं आपसे क्लियरली बात करना चाहता हूँ कि फॉर्मूले के डेरिवेशन से तो आपको कोई मतलब है ही नहीं। आपको एग्जाम देना है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई टीचर कहता है कि देखिए योगफल का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे। इन सभी चीजों को मेरे हिसाब से तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इट इज माई ओपिनियन। अब आपकी बात अलग है कि अगर आप ये ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करो या फिर ज्यादा वो दिमाग को बना बढ़ाने की कोशिश करो कि जैसे पूरे क्लास में किसी को भी फॉर्मूला बनाना नहीं आता, मुझको फॉर्मूला बनाना आता है, इट्स माय मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेरा आईक्यू लेवल कितना अच्छा है कि मैं फॉर्मूला बना पा रहा हूँ, देखिए मैं इस फॉर्मूले को कैसे डेवलप करना है मैं कर दूंगा सर। तो ये सभी जो आपको सिंपैथी है ये नहीं लूटनी है, ये मैं आपसे क्लियरली बात कहूँ। आपको चीजें आनी चाहिए, उससे क्वेश्चन बनने चाहिए। फॉर्मूला डेराइव करना आ गया, क्वेश्चन बनाना नहीं आया, क्वेश्चन को बनाना कैसे वो समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है कि आपको डेरिवेशन आती है। एग्जाम में आपसे फॉर्मूला की डेरिवेशन एपी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पूछेगी, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑफ एपी, सॉरी इस चीज के बारे में आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर कि सर इसका फॉर्मूला बना के दिखा दीजिए हमको। यानी बच्चे से ये तो नहीं पूछेगा कि भाई तू आया है ऐसे ही काम कर तो एक फॉर्मूला बना के दे मेरे को कि एक सम ऑफ एबी का फॉर्मूला कैसे बनाना है, डेरिवेशन कैसे करना है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना पता है कि एक फर्स्ट तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे लगाना है वो पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन लगना चाहिए, बनना चाहिए कि क्वेश्चन आ गया मैंने कर दिया, खत्म कहानी। 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन था कर दिया, इतने ही। इमला पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल फर्स्ट एन टर्म्स का योगफल का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, या n अपॉन 2 a प्लस n, क्या n अपॉन 2 a प्लस n, वेयर n भी लिख सकता हूं इस जगह पर या फिर मैं लिख सकता हूं an, क्योंकि an या n दिस इज योर लास्ट टर्म। क्या होता है ये लास्ट टर्म होता है जब हमको लास्ट टर्म गिवन हो। ये दो फॉर्मूले हैं, जब लास्ट टर्म गिवन होता है जब इसको लगाएंगे। a की वैल्यू आपको पता है, a क्या होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है सीरीज में कितने टर्म है उनके बारे में डिस्कशन है, d क्या है d इज ए कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज। ठीक है ये है। अब क्वेश्चन लगाना कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन समझो। देखिए मैं सिंपली भाषा में बात करता हूं, nth टर्म में क्या था, थोड़ा सा एक्सपेंडेशन था उसके अंदर, यानी कि थोड़ा सा बड़ा था वो टॉपिक के सर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। लैंग्वेज ही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर था तो उस पे से एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़ा गया कि इसको समझाने में कि a प्लस डी ए प्लस एन माइनस वन देर इज कहाँ से इधर उधर से कहाँ से आया। ठीक है तो वो मैंडेटरी था, कंपलसरी था कि आपको मैं समझाऊं तब आपको समझ में आए। अब इसमें मैं सिर्फ आपको ये समझाना कि मैं यही कहूंगा आपसे कि आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जब कहे कि द फाइंड द सम ऑफ एपी, ऐसे से मैं क्वेश्चन कहूं कि देखिए 5 3 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ एपी फॉर nth टर्म्स, यानी कि nth नहीं फॉर 10th टर्म तक का, 10th टर्म का सम निकाल लीजिए इसका। यानी कि ये जो सीरीज है ना इसके 10th टर्म्स लिख लीजिए, जितने भी 10th तक बने और उन सभी का जोड़ बता दीजिए कि ये जोड़ने पर कितने आएंगे। ये सब ही हो गया। कितने टर्म्स की बात कर रहा है 10th टर्म्स की, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 10, a की वैल्यू क्या है सीरीज के अंदर 5, b की वैल्यू क्या है सीरीज के अंदर 1 आएगा, 5 3 1। b की वैल्यू क्या है सर सीरीज के अंदर, b की वैल्यू है 2,
माइनस का 2। अब a है, d है, n है, सभी चीजें हैं। फॉर्मूला ये रहा, सम पूछा है, सम का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, एस एन बराबर n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर 10 अपॉन टू 2 इंटू ए की जगह पर 5 प्लस डी की जगह पर माइनस के 2। 10 अपॉन टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। 10 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 इंटू माइनस का 2। 10 माइनस के 18 माइनस का कितना बचेगा? 8 और 8 पंजे 40। सब कितना निकल कर आ गया? माइनस का 40। कितना निकल कर आ गया सर? माइनस का 40। सिंपल कॉन्सेप्ट, पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट। और इससे ज्यादा डीप आपके अंदर इससे नहीं घुसेगा कि सर इतना नहीं, इतना बता दे, ये नहीं पूछे। जितने मैं क्वेश्चन कराऊं उसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सिंपल आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, चीजें पता होनी चाहिए, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, देन खत्म। इतने से ज्यादा इसमें योगफल में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको इसका ह्यूज वाला एक्सप्लेनेशन दूं कि सर उसको शिखर तक पहुंचा दूं। सर अभी तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मूले याद करना है, देन खत्म। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। इतना फालतू की मैं आपको बताने वाला नहीं हूं कि ये बात ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना इतना, जो कुछ भी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस क्यों। चलिए, मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पर, आपको दिख रहा है। अब देखिए, इनका डिस्कशन समझते हैं और क्या चीजें हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनके अंदर, वो चीजें हम समझते हैं। 8 3 - 2 डॉट 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 द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब कितने टर्म्स? अब n की वैल्यू को आप कैसे पता करोगे कि इसमें n की वैल्यू क्या है? तो आप सीधे सीधे से एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढोगे, कितने। अगर आप कितने का जवाब ढूंढ पाते हो तो इसका मतलब वो n की वैल्यू है जो आपका जवाब निकल कर आएगा। 8 3 - 2 देन डॉट 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 द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। कितने टर्म्स? 22 टर्म्स। इसका मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जो n दिया है वो 22 है। ठीक है, अब a दिया है आपका 8। d कितना है सर? d आपको पता है, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हो तब निकालते हो, तो कितना है? माइनस का 5। सर हमको सम के बारे में पूछा है। किसके बारे में? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है? एस एन, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन किस चीज से करते हैं? एस एन से। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, अब देखिएगा, एस एन बराबर n की जगह पर 22 अपॉन 2 2a, a की जगह पर है सर कितना? 8 प्लस n की जगह पर सर 22 माइनस 1 और d की जगह पर सर माइनस के 5। इससे इसको कैंसिल करेंगे सर, 11 आएगा, 8 दूनी 16, 21 माइनस के 5 60। 21 इंटू माइनस 5 करोगे तो 21 पंजे 110 होता है शायद, नहीं, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 21 पंजे 115 है, तो 115 नहीं यार 105 होता है। 21 पंजे 105। ठीक है, 21 पंजे 105। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 105 में से 16 को माइनस करोगे 9 इधर बचेगा और 9 में से किया तो 8 बचेगा। 89 माइनस के 89। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई सिंपल। 11 9 में 99 की 9 हासिल लगी 9, 11 8 88 और 88 और 9 कितना होता है? 88 89 90 91 92 93 94 95 96 और 97 97, वो भी माइनस के। तो कितना सम निकल कर आया? तो इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा माइनस का 979, इसका आंसर निकल कर आएगा। तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना है? सम ऑफ 22 टर्म्स है माइनस के 979। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, चीजें दी हुई है उनको एनालाइज करके कुछ फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत दे रही है कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला से रिगार्डिंग, तो आप मुझे उसी टाइम, जिस टाइम दिक्कत दे रही है, जैसे कि वीडियो चल रहा है
1 घंटे का पूरा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर निकल कर टाइम में जा रहा है, 1 घंटे का है तो 60 मिनट का, तो उसी टाइम पर पॉज़ करके उस टाइमिंग को आप लिख दीजिएगा, जिससे मैं समझ जाऊँ कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ है, उससे रिगार्डिंग मैं आपको बता सकूँ कि ये ऐसे था, ऐसे नहीं था। अगर प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली 99.9% वायरस फ्री हो आप, कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में होता है कि 99.9% फ्री है, डिटॉल आपका वायरस फ्री है, कीटाणुओं को मार देता है। उसी तरीके से आपको ये वीडियो आपके सभी जो दिमाग में डाउट के कीटाणु हैं उन सभी को मार देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और बोर्ड में पूछे गया क्वेश्चन है, इसको लिया है मैंने। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन क्या है साला, 820 है, 820 पूछा गया है, सम तो हमसे पूछा ही नहीं गया, पढ़ क्या रहे हैं, सम पढ़ रहे हैं। पर लेकिन सर सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सम से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है भाई, सम दिया हुआ है 1050 और फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू है 10। 820 पूछा है हमसे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा सर सम S40 यानी कि S14 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको यहाँ से इतना पता चलता है कि n की वैल्यू हमसे इसके अंदर 14 के बारे में डिस्कस है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 14 है। अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो कितना लगाऊंगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b लगाऊंगा। यहाँ Sn कितना दिया है 1050, n कितना है 14/2, 2a कितना है सर 10 है, n कितना है 14 और 2d कितना है सर पता नहीं है, d निकालना है हमको। जब जो चीज नहीं दी हुई है इसका मतलब वो निकालनी है। अब इससे इसको कैंसिल करूंगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 7 बार। 10 दूनी कितना होता है सर 20 होता है, 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा, ये हो जाएगा 13d। 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या सर, होना तो चाहिए, 7 3 7 बचा 3, 7 5 35 0। सर इधर लेकर आऊंगा सर तो 120 माइनस के 150 माइनस के 20 होगा तो सर 130 बचेगा। सर डी से कैंसिल हो जाएगा क्या 130, 13 धाड़े 130 यानी 10 बार। डी की वैल्यू सर कितनी निकल कर आ गई सर, सर डी की वैल्यू है 10। अब 10 निकल कर आ गया, पूछा क्या है 820, तो 820 का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया 820 का मतलब हो गया a प्लस 19d, क्योंकि ये पूछ रहा है 20 टर्म्स आपसे, 20 का टर्म पूछ रहा है आपसे, यानी कि 20वां पद। तो 20वां पद कैसे होगा, a प्लस 19d करके होगा। अब सर ये होगा सर a की जगह पर है सर 10, आगे की ओर बढ़ते हुए d की वैल्यू 10 रखते हुए, और ये फाइनल आंसर निकल गया। 19 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 190, 190 और 10 को जाता है सर 200 और आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी की हमने इस जगह पर, बहुत अच्छे से समझ में आया हमको कि ये Sn दिया था, S14 दिया होता है, S14 का मतलब क्या था, ये है सब इस जगह पर परेशानी। परेशानी की जड़ क्या है S14, यानी हमको यहाँ से सिर्फ इतना एनालाइज करना आना चाहिए कि ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। a की वैल्यू दी थी क्वेश्चन के अंदर रखा, क्या नहीं दिया था वो निकल कर आ गया, d नहीं दिया था, पुट कर देंगे आंसर निकल कर आया। बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम दिया है इसको मैंने, और ये आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको उठाया है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिसको कह सकते हैं यूनिक वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स व्हिच nth टर्म्स इतना है, यानी कि आपसे पूछा है सम के बारे में, ठीक है, पूछा क्या है आपसे सम के बारे में, लेकिन दिया क्या है आपको, उस सीरीज का nth टर्म दिया है।
क्या दिया है nth टर्म an बराबर 3 + 2n। तो nth टर्म दिया है, पूछा आपसे सम है। देखिए लॉजिक देखिए कि आपको दिया क्या है nth टर्म, पूछा क्या है आपसे 24th टर्म। तो आप इसको सॉल्व कर क्या कर सकते हो इसके सॉल्व में, तो सिंपल है, आपको सबसे पहले आपके इसके बारे में क्या करना है, एक मिनट में चेक करता हूँ। व्हिच nth टर्म, ठीक है सही क्वेश्चन सही है, मैंने सही लिखा है। तो सम पूछ रहा है आपसे 24th टर्म, व्हिच nth टर्म दिया है an बराबर 3 + 2n। तो आपको सिंपल और सिंपल क्या सोचना है, अगर आपको nth टर्म दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर इसके अंदर, ठीक है, अगर इसके अंदर आपको 24th नहीं लिखा होता, अगर आपसे ये पूछता फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, अगर ऐसे पूछा होता तो कुछ बात और होती। तो इसमें मैं कुछ और आपको बताता, एक और बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट था उसके अंदर में जो आपको बता सकता था। लेकिन पूछा क्या है 24th टर्म। चाहे आपसे पूछ ले 24th टर्म, चाहे आपसे पूछ ले nth टर्म, मैं आपको सिंपल एक रामबाण इलाज बताने वाला हूं। मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, बहुत ही छोटा सा और पिद्दी सा कंसेप्ट बताने वाला हूं। सर कहोगे सर ये क्या सर, आपने लिखा तो ऐसे है कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन ये तो हमने पढ़ चुके हैं, ये तो हमको समझ में आ चुका है। नहीं मेरे भाई, अभी समझ में नहीं आया है। क्या है, व्हिच nth टर्म है an1। तो हम सबसे पहले सोचेंगे इसकी सीरीज बना लेते हैं कि सीरीज आखिरकार है क्या उस सीरीज में। तो मैं क्या करूंगा, n बराबर एक बार 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से रख के इसमें पहले सीरीज को फाइंड आउट कर लेता हूं। 2 × 1 ये हो जाएगी 5, 7 9। यानी सीरीज किस तरीके से बन रही है इसकी, 5 7 9 डॉट 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 इस तरीके से। अब ये एक सीरीज है, अब आपको सीरीज पता है तो आप क्या इसको नहीं निकाल पाओगे, इतने गए गुजरे तो नहीं हो आप। 24th टर्म पूछा है आपसे, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो आपकी हो गई 5, d की वैल्यू आपकी हो गई 2, और कितना पूछा है टर्म्स 24 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी होगी 24। अब पूछा क्या है सम, तो सर सम नहीं निकाल पाओगे आप, कैसी कमाल वाली बात कर दी सर, इतनी ये नहीं होगा हमसे। 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा, समझ में ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा सब कॉन्सेप्ट, n की वैल्यू 24। सर मजाक बहुत अच्छा कर ले, तो ये मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं होगा हमसे, अब तक तो कर भी दिया होगा। d की वैल्यू, अब बता भी दो भाई इसका आंसर क्या आने वाला है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट का इंतजार करने वाला हूं सभी का, और सभी की कमेंट्स देखने वाला हूं कि क्या आंसर आएगा। देखते हैं किसकी कमेंट सबसे पहले आती है, ठीक है चलेगा। तो ये है आपका बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट कि अगर आपको nth टर्म दिया हो तो आपको सबसे पहले सीरीज के बारे में सोचना है, उसके बाद फिर उसके सम के बारे में सोचना है, ठीक है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट, और क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप यानी कि डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा हो सेशन को देखने में, समझने में, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, जिससे कि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए कि क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है बोर्ड से रिलेटेड। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो क्वेश्चन लिख दिया आपने। क्वेश्चन है कि यदि एक एपी यानी एक एपी के सम का दिया है, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर एपी का सम के जो nth टर्म होता है, यानी nth का जो सम है वो इस तरीके से दिया हुआ है 4n - n²। तो फाइंड an, यानी अगर हमसे an दिया होता और sn पूछा होता तो कितना सिंपल था। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको an दिया होता, फॉर एग्जांपल मैं समझ लूं कि ये an था और आपसे sn पूछ ले, सिंपल है, पहले आप सीरीज बना लेंगे, फिर a की वैल्यू d की वैल्यू और पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, आंसर आ जाएगा। पहले यहां से आप सीरीज बनाओगे n बराबर पुट करके,
फिर आप ए एस एन की फॉर्मूले में पुट कर दोगे ए और डी की वैल्यूज निकालने के बाद। यानी अगर आपको ए एन दिया है, एस एन के बारे में पूछता है, तब आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपको उल्टा पूछे, यानी एस एन दिया है और ए एन निकालना होगा, तब क्या करोगे? फंस गए ना, बहुत बुरा फंसा भाई। सर बताया तो नहीं था, लेकिन क्या किया जाए, फंस गए तो फंस गए। इसके लिए तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। सर इलाज क्या है? बहुत अच्छा इलाज है, एक कॉन्सेप्ट है, यानी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या है? ए एन बराबर एस एन माइनस वन। ये एक अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपको Sn में से Sn माइनस वन को माइनस कर देना है। अगर Sn में से Sn माइनस वन को माइनस करते हो तो आपको An पक्का है कि आपका An निकल कर आ जाएगा, An निकल कर आ जाएगा। तो अब सर Sn तो पता है कि ये है, Sn माइनस वन कैसे निकालोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेवकूफ वाला क्वेश्चन। तो पता है कि n दिया है तो इधर n लिखा है, तो n माइनस वन है तो इधर n माइनस वन पुट करना है, और क्या करना है। n माइनस वन अगर मैं यहाँ पर n माइनस वन लिखता हूँ, ठीक है, समझते हैं पहले चीज को। यहाँ n है तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। अगर यहाँ n माइनस वन होता तो यहाँ पर भी n माइनस वन होता, यहाँ पर n माइनस वन का होल स्क्वायर होता। सिंपल। मैं इधर लिखूंगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। कर दे इसको सॉल्व। चलिए 4n माइनस फोर n माइनस वन का होल स्क्वायर, 4n माइनस फोर माइनस n स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n। सर क्या होगा सर? कुछ कटेगा पिटेगा? कुछ भी नहीं। 4n में से 2n 6 हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस के n स्क्वायर माइनस के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Sn माइनस वन। अब ये है आपका Sn माइनस वन। सॉरी, इसमें से एक और टॉपिक रह गया, माइनस के 4 और माइनस के 1। माइनस के 4 और माइनस के 1 कितना होता है आपका? माइनस के 5 आएगा इधर। ये रह गया था गलती से, ये मेरी गलती, बाय सिली मिस्टेक। Sn माइनस वन बराबर 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। अब ये निकल कर आ गया और ये हमको दिया है, तो आप फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे इसके अंदर कि an बराबर होता है Sn में से आपको Sn माइनस वन माइनस कर देना है। Sn कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस करना है Sn माइनस वन को, तो 6n माइनस n स्क्वायर माइनस के 5 को, तो 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इतना निकल कर आएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस के 2n प्लस के 5 बचेगा, तो an कितना निकल कर आ गया? माइनस के 2n प्लस के 5। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, कितना छोटा पिद्दी सा कॉन्सेप्ट। सर बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आ गया। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, ये है आपका सम का क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 9th 10th होगा, मुझे याद नहीं है प्रॉपर कि ये कौन सा नंबर है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपसे फ्यूचर में पूछा भी जाए, आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाए, तो सर अपकमिंग एग्जाम के लिए तो जी जान लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन अच्छे नंबर लेकर ही आएंगे। अच्छे नंबर लाने की मन में इच्छा तो है, लेकिन पढ़ना बिल्कुल नहीं है। पढ़ने की इच्छा तो आपकी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अगर बीच सेशन के अंदर अगर दोस्त की कॉल आ जाती है कि चल भाई पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, अभी 2 मिनट रुक, अभी बंद करके क्लास को फटाफट से अभी ज्वाइन करता हूँ, यानी क्लास को बंद कर दोगे, लेकिन उस दोस्त को मना नहीं कर सकते कि भाई अभी के लिए रुक जा, 3 महीने मुझे पढ़ लेने दे, मेरे एग्जाम हो लेने दे, फिर आराम से कुछ दिन पबजी खेल लेंगे, चिंता मत कर, लेकिन एग्जाम की रेड मत कर। फिर भाई पूरे साल आपने क्या किया ये बात मायने नहीं रखती,
मायने बात ये रखती है कि आपने लास्ट 40 डेज या फिर लास्ट के 60 डेज में आपने कितनी मेहनत की। रेस में अगर आप 100 बच्चों की रेस में दौड़ रहे हो या फिर 100 बच्चे या फिर पूरी क्लास के साथ आप कंपटीशन में लगे हुए हो, तो एक बच्चा जो शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहा है तो उसका स्टेमिना एंड में जाकर वीक हो जाता है। धीरे धीरे वो पढ़ रहा है, बोर हो रहा है, मतलब पढ़ रहा है वीक हो। लेकिन अगर आप पूरे साल पढ़ते हुए आए हो, लास्ट के आप 3 मंथ या 2 मंथ में अगर आप पढ़ाई को बिल्कुल स्लो कर देते हो, मन नहीं कर रहा यार, सब पढ़े पढ़ाए हैं, छोड़ देते हो, चल ठीक है यार मेरा तो करा किया हुआ है सब कुछ, तो उसको नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो कि 40 दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं, 60 दिन आपके एग्जाम के रह गए और आप अपने मौज मस्ती में सोशल मीडिया पर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि आपने जितना भी आपको साल भर से पढ़ते आए हो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि लास्ट 60 डेज डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट को। क्योंकि लास्ट के 60 डेज आपको बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव होते हैं आपके लास्ट के एग्जाम में, जो फाइनल आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके लास्ट डेज में। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, सब चीज़ों को अलग रख दीजिए, ठीक है। सब चीज़ों को अलग रख दीजिए कि बस मुझे पढ़ना है, कंसंट्रेशन से वीडियो को देखना है, सर की वीडियो को देखना है, सभी चीज़ों को समझना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। अगर एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से विद एग्जांपल्स, 2-3 बार उसका रिवीजन कर लेते हो, पूरी चाट लेते हो एनसीईआरटी को, तो समझ लीजिए आप मैथ्स के अंदर एकदम बेहतरीन वाला रिवीजन तैयार कर चुके हो। अब आप रुकने वाले नहीं हो, एग्जाम को फोड़ दोगे। इस तरीके से अगर आप अपने सिस्टम से पढ़ाई करते हो तो आई एम श्योर यू गेट गुड मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स टॉपिक या सब्जेक्ट। बट अगर आप नहीं पढ़ते हो लास्ट के 3 मंथ्स में या फिर रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं करते हो, क्वेश्चंस नहीं करते हो सॉल्व, तो ये समझ लीजिए कि आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे कि आपका रिजल्ट अगर बेकार आता है तो आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे कि मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि मेरे दोस्त ने मुझको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब किया कब? जब आप डिस्टर्ब करने के लायक थे तब उसने आपके पास कॉल किया कि डिस्टर्ब हो जा भाई। आप अगर डिस्टर्ब नहीं होगे तो वो दोबारा आपको कॉल कभी नहीं करेगा। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन देकर पढ़ना है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का मुझे सम चाहिए। तो इतना तो पता चलता है कि शुरुआत के ऐसे कितने इंटीजर हैं, 40 इंटीजर। शुरुआत के 40 इंटीजर ऐसे जो कि कितने हो, डिविजिबल बाय 6 हो। तो डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 12 6 18 डॉट 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 कितने तक, 40 तक, यानी कि एंड ऑन कितने 40 तक, 40 तक ऐसे टर्म्स चाहिए जो कि कितने से डिविजिबल हो, 6 थे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये चीज आई होगी कि शुरुआत के 40 के बारे में बात कर रहा है, तो 6 18 36 तक चलेगी, 6 36 खत्म काम। तो ये 36 तक नंबर्स में नहीं चलना है कि 36 40 के 40 नंबर्स तक ही हमको बात करनी है। उसने कहा कि शुरुआत के ऐसे नंबर्स, 40 ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हों। तो ये जरूरी नहीं है कि 40 की गिनती तक चलना है, 40 नंबर्स तक चलना है गिनती में कि 1 2 3 ऐसे ही 40 तक चलना है। तो नंबर्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 40, a की वैल्यू कितनी होगी 6, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 6। अब ऐसे निकालना है। n की वैल्यू कितनी है सर, 40 है। 2 इंटू ए की वैल्यू 6 है। अब सर कुछ सोच रहे होंगे सर कितना सरल पिद्दी वाला क्वेश्चन है सर, इसको कर देंगे, छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूं, कर लोगे? कर नहीं पाओगे। कुछ बच्चों के दिमाग में तो भी ये फिजूल चल रहा है यार, सर ने यार ये वैल्यू 40 क्यों ले ली, इसको अंगी की ओर बढ़ाते, ऐसा कुछ दिमाग में फिजूल बना रहे हो भाई, बनाओ। तो पूरा लेक्चर खत्म हो गया, इतने भी वीक नहीं हुआ आप लोग, ठीक है। रिवीजन क्लासेस देख रहे हो। 9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 9 6 जा 54, 4 इंटू 5 18, 18 और 5 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 23। कितना हो गया सर, 4 और 2 6 होता है, 2 3 और 1 4 होता है, 2 240, 6 2 लगे 24 48 और 1 49 124।
4920 इस क्वेश्चन का सम निकल कर आया। तो सर पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड होता है, ज्यादा मैंने समय नहीं लिया, कॉन्सेप्ट सभी डिस्कस कर दिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको रह गया आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कोई भी प्रीवियस ईयर से आउट ऑफ नहीं था कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए थे जो कि पूछे जा चुके थे, उस तरीके के सभी कॉन्सेप्ट थे। तो आज अर्थमेटिक आपका फिनिश। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी अगर आपको रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के समाचार या फिर आज की आपकी सेवा समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप लोग लगता है प्यार तो करते ही नहीं हो, क्योंकि आप ना तो वीडियो पर कमेंट देते हो कि सर कैसी लगी वीडियो, और ना ही आप इस तरीके से लाइक करते हो। जिस तरीके का टास्क होता है कि इतनी लाइक बन जानी चाहिए, उस तरीके का आप कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हो। बट कोई नहीं, मुझे तो मेरा काम करना है, आपको वीडियो टाइम टू टाइम देनी है, क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे हो जो कि मुझसे जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो। मेरा काम बनता है, आप लाइक करो ना करो ये आपकी प्रॉब्लम है, बट आप लाइक करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और सर इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हो, बहुत अच्छे एफर्ट के साथ, बहुत टाइम लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया। बहुत अच्छा कंटेंट इधर उधर से इकट्ठे करने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों को एक ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलना चाहिए जिससे कि आप आए हो सेशन पर, तो सेशन में आपको पूरा मिल जाए, जो कि मेरे पास है वो सभी आपको डिलीवर मैं कर पाऊँ बहुत अच्छे तरीके से। तो कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम अगर आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 6, बहुत मोस्ट डिमांडेड चैप्टर है। अगले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।